दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। जरा सोचिए, अगर आज सुबह उठते ही आपको अखबार में ये हेडलाइन मिलती, नेपाल भारत का नया राज्य बना, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? चौंकना, गर्व, या ये सवाल कि क्यों नहीं पहले हुआ? क्योंकि सच ये है कि नेपाल कोई अजनबी जमीन नहीं है। ये वही वादियां हैं जहां सीता माता का मायका है, वही लुम्बिनी है जहां भगवान बुद्ध जन्मे थे, वही पहाड़ है जो हमारी सरहद की ढाल है। अब सोचिए, अगर ये सब भारत का हिस्सा होता तो हमारी ताकत कितना गुना बढ़ जाती। यहां से कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जहां इतिहास के पन्नों में छिपा है वो सच जिसने भारत और नेपाल को हमेशा के लिए अलग कर दिया। और शायद यही वो जगह है जहां से आप समझेंगे कि नेहरू का एक फैसला क्यों आज तक सवालों के घेरे में है। पर ध्यान रखिए, ये वीडियो सिर्फ क्या होता अगर वाली कल्पना नहीं है, इसमें छिपा है आपके भविष्य का संकेत। क्योंकि अगर नेपाल भारत में शामिल नहीं हुआ तो चीन ने कैसे उस जगह को भर दिया और इसका सीधा असर हमारे समाज पर पड़ा। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम उजागर करेंगे वो रहस्य, वो मौके और वो गलतियां जो अगर अलग तरह से होती तो आज का भारत शायद पूरी तरह से अलग नजर आता। चलिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूं कि नेपाल आखिर भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना। लेकिन उससे पहले झटपट कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचाने में ताकत देता है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर नेपाल आज भारत का हिस्सा होता तो कैसा होता वो भारत। काठमांडू की वादियां, पोखरा की झीलें, लुम्बिनी का वो पवित्र सन्नाटा सब हमारे नक्शे में होते। हम हिमाचल, उत्तराखंड की तरह ही नेपाल को भी एक खूबसूरत हिल स्टेशन के तौर पर जानते। शायद परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियां हम मनाली या नेपाल में बिताने का प्लान बनाते। कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, बस टिकट कटाओ और निकल जाओ। पशुपतिनाथ मंदिर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय श्रद्धालुओं के लिए हर साल एक और काशी होता। लुम्बिनी जहां भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, भारत के बौद्ध सर्किट का गौरव बन चुका होता। तीर्थ, व्यापार, शिक्षा और संस्कृति सब कुछ खुला आपस में घुला हुआ। लेकिन सिर्फ पर्यटन ही क्यों, सुरक्षा के मोर्चे पर भी फर्क होता। हिमालय की गोद में एक और मजबूत राज्य जो चीन से लगती सरहद पर भारत की आंख और कान बन सकता था। एक ऐसा रणनीतिक बफर जो सिर्फ जमीन नहीं, भरोसे से भरा हुआ होता। कल्पना कीजिए, क्या नेपाल भारत के उत्तर पूर्व राज्यों की तरह एक और मजबूत हिस्सा होता? क्या नेपाल की सड़कों पर आज भारतीय सेना की टुकड़ियां शांति से गश्त कर रही होती? या फिर नेपाल की संसद में भारतीय लोकतंत्र की आवाज गूंज रही होती? सवाल बहुत हैं और शायद जवाब भी कई, लेकिन यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नेपाल कभी भारत का हिस्सा नहीं बन पाया? और क्या ये सिर्फ नेहरू की नीतियों का नतीजा था या कुछ और? चलिए इतिहास के उन पन्नों में झांकते हैं जिन पर अक्सर धूल जमी रहती है। जब हम भारत और नेपाल की बात करते हैं तो ये दो देशों की बात नहीं होती, ये दो दिलों की, दो संस्कृतियों की, दो आत्माओं की बात होती है, जो सैकड़ों नहीं हजारों सालों से एक दूसरे में घुली मिली है। रामायण की कथा उठाइए, राजा जनक की नगरी मिथिला जो आज नेपाल में है, वहीं से सीता माता का विवाह अयोध्या के राम से हुआ था। तो एक तरह से नेपाल भारत के सबसे प्राचीन रिश्तेदारों में से एक है। रोटी बेटी का रिश्ता ये कोई राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी हकीकत है। महाभारत में भी नेपाल का जिक्र आता है। हिमालय के उस पार की घाटियां उन ऋषियों की तपोभूमि थी जिनकी कथाएं आज भी वेदों में गूंजती है।
और फिर बात आती है लुम्बिनी की, जहां एक राजकुमार ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर दुनिया को अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। गौतम बुद्ध। लुम्बिनी नेपाल में है, लेकिन क्या हम कभी उसे विदेशी मान पाए? धर्म से आगे बढ़े तो संस्कृति में झांकिए। भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ये भाषाएं सीमाओं को नहीं मानती। बनारस में जो भजन गाए जाते हैं वही नेपाल के तराई इलाकों में भी गूंजते हैं। त्योहार, देवी देवता, पहनावा, खान पान, अगर कोई फर्क है तो सिर्फ नक्शे की एक लकीर का, वरना नेपाल और भारत का रिश्ता वैसा ही है जैसा दो भाइयों का, जिनके आंगन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन संस्कार एक जैसे रहते हैं। और शायद इसी सांस्कृतिक जुड़ाव ने ये सवाल पैदा किया, अगर सब कुछ साझा है तो सीमाएं क्यों हैं? लेकिन संस्कृति मेल से कहीं ज्यादा जटिल होता है राजनीतिक मेल। अब आगे बढ़ते हैं उस दौर की ओर जहां इतिहास की दिशा तय हुई थी और दो रास्ते अलग हो गए थे। इतिहास की किताबें जब गोरखों का नाम लेती हैं तो वहां सिर्फ योद्धा नहीं, एक जिद दिखाई देती है। अपने पहाड़ों की रक्षा की, अपनी मिट्टी की हिफाजत की। 18वीं सदी के आखिर में गोरखा साम्राज्य ने जब अपने पंख फैलाना शुरू किए तो उसकी नजर सिर्फ हिमालय पर नहीं थी, वो तराई की जमीन तक उतर चुका था। नेपाल धीरे धीरे कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम और तिब्बत तक अपनी पकड़ बना रहा था। लेकिन फिर आया साल 1814, जब अंग्रेजों ने देखा कि नेपाल की बढ़ती ताकत उनके साम्राज्य के लिए खतरा बन रही है। यहीं से शुरू हुआ गोरखा युद्ध, एक ऐसा संघर्ष जिसमें लड़ने वाले सैनिकों की संख्या भले ही असमान थी लेकिन जज्बा कहीं कम नहीं था। नेपाल की सेना ने कई बार अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर किया। गोरखा योद्धा अपनी खुखरी से दुश्मनों को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन ब्रिटिश ताकत, संसाधनों और रणनीति के आगे आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। और फिर आई सुगौली संधि 1816, एक कागज जिसने नेपाल को भारत से औपचारिक रूप से अलग कर दिया। नेपाल को अपने कई क्षेत्र खोने पड़े, तराई की उपजाऊ जमीन, कुमाऊं गढ़वाल जैसी पहाड़ी रियासतें और कई रणनीतिक पहाड़ी दर्रे। ये समझौता सिर्फ एक हार नहीं था, ये वो मोड़ था जहां भारत और नेपाल के रास्ते अलग होने शुरू हो गए। ब्रिटिशों ने नेपाल को एक बफर स्टेट के रूप में देखा, ना उसे पूरी तरह जीतना चाहा, ना उसे पूरी तरह छोड़ना। एक ऐसा स्वतंत्र लेकिन कमजोर पड़ोसी जो ना उन्हें परेशान करे और ना ही किसी और के पास आने दे। पर क्या सचमुच सही रणनीति थी? क्या ये सिर्फ आने वाले समय की राजनीति की बुनियाद थी? क्योंकि जब भारत को आजादी मिली और ब्रिटिश हटे, तब ये सवाल फिर उठ खड़ा हुआ, क्या नेपाल को वापस उस एकता की ओर लौटाया जा सकता है? आगे बढ़ते हैं उस ऐतिहासिक अवसर की ओर जो शायद इतिहास बदल सकता था। साल था 1947। सदियों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ था और पूरे देश में एक नई शुरुआत की सुगंध घुल चुकी थी। लेकिन इस आजादी के साथ एक चुनौती भी आई, सैकड़ों रियासतों को एक झंडे के नीचे लाना। हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर, ये सभी अपनी अपनी शर्तों पर जी रहे थे। और तब सरदार पटेल ने जो काम शुरू किया वो इतिहास में इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान एक और अदृश्य लेकिन अहम मुलाकात हुई। नेपाल के राजा त्रिभुवन ने एक प्रस्ताव रखा, क्या नेपाल भारत का हिस्सा बन सकता है? जी हाँ, नेपाल स्वेच्छा से भारत के संग में शामिल होना चाहता था। ना कोई युद्ध, ना कोई दबाव, सिर्फ संस्कृति, इतिहास और सुरक्षा के आधार पर एकजुटता की इच्छा। लेकिन ये प्रस्ताव पहुंचता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास और वहीं वो प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। क्यों? नेहरू का तर्क था, हर देश को अपनी स्वतंत्र पहचान का अधिकार है। नेपाल एक पुराना राष्ट्र है, उसे एक स्वतंत्र देश के रूप में ही रहना चाहिए। यहाँ सवाल खड़ा होता है, क्या ये नेहरू की दूरदर्शिता थी या एक चूक? जब सिक्किम जैसे छोटे राज्य भारत में समाहित हुए, जब हैदराबाद जैसे शक्तिशाली निजाम को भारत में मिलाया गया, तो फिर नेपाल क्यों नहीं? क्या ये एक सुनहरी मौका था जिसे हमने अपनी कूटनीतिक सोच के चलते खो दिया? सोचिए, अगर उस समय भारत नेपाल
एक हो जाते तो आज की भू राजनीतिक स्थिति कितनी अलग होती। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब हम आगे बढ़ते हैं उस निर्णय की ओर जो भारत की विदेश नीति और नेपाल के भविष्य की दिशा तय करने वाला था। नेपाली राजा त्रिभुवन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने आया। सीधा सवाल था, क्या नेपाल भारत का हिस्सा बन सकता है? और जवाब सीधा इनकार। अब यहाँ दो तरह की सोच टकराती है। पहली सोच कहती है नेहरू ने कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहराई को समझते हुए फैसला लिया। उनका मानना था अगर भारत हर पड़ोसी को निगलने की कोशिश करेगा तो वो दुनिया में एक विस्तारवादी ताकत के रूप में देखा जाएगा, वैसा ही जैसा चीन बाद में बन गया। नेहरू चाहते थे कि भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरे जो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, जो लोकतंत्र और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर चलता है। और नेपाल, वो तो सदियों से स्वतंत्र था। उसकी अपनी पहचान थी, अपनी संस्कृति और अपना राजतंत्र था। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी सोच की। कई इतिहासकार और रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये नेहरू की सबसे बड़ी भूलों में से एक थी। उन्होंने एक ऐसा देश खो दिया जो भूगोल, संस्कृति और रणनीति तीनों स्तरों पर भारत का स्वाभाविक भागीदार हो सकता था। सोचिए, अगर सिक्किम भारत में शामिल हो सकता है, अगर पुडुचेरी, गोवा जैसे क्षेत्र भारत का हिस्सा बन सकते हैं, तो फिर नेपाल क्यों नहीं? क्या नेहरू बहुत आदर्शवादी थे, या क्या उन्होंने उस समय की राजनीतिक संवेदनशीलता को गलत पढ़ा? क्योंकि उसी फैसले के दशकों बाद चीन ने वही नेपाल अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया। तो क्या ये एक भविष्य की राजनीतिक भूल थी जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं, या फिर एक उच्च नैतिक सोच का प्रतीक जिसने भारत को नैतिक बल और वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाई? सवाल अब भी खुला है। नेहरू का फैसला क्या इतिहास में समझदारी के तौर पर याद किया जाएगा या एक चूक के रूप में? और यही सवाल हमें ले जाता है नेपाल की आंतरिक राजनीति की ओर, जहां भारत एक निर्णायक भूमिका निभा सकता था पर निभाई नहीं। नेपाली इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो अक्सर खबरों की हेडलाइन नहीं बनता, लेकिन भारत नेपाल संबंधों की नींव यहीं पर डगमगाई और कभी मजबूत भी हुई। सदी का मध्यकाल। नेपाल में था राणा शासन। राजा त्रिभुवन नाम के ही राजा थे। असली सत्ता थी राणा परिवार के हाथ में, जिन्होंने नेपाल को एक तरह से सैन्य तानाशाही में जकड़ रखा था। जनता परेशान थी, युवाओं में असंतोष था और सत्ता के गलियारों में खामोश बगावत पनप रही थी। और फिर 1950 में एक दिन नेपाल के राजा त्रिभुवन भागकर भारत आ गए। सीधा शरण लिया दिल्ली में। ये कोई छोटा कदम नहीं था। एक राजा अपने ही देश में बेबस और भारत से उम्मीद लगाए हुए। ये वो मौका था जब भारत राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप कर सकता था, उसे लोकतंत्र का समर्थन करने वाला वैश्विक उदाहरण बन सकता था। भारत ने बैक चैनल बातचीत की, दबाव डाला और अंततः राणा शासन को हटाया गया। राजा त्रिभुवन फिर से नेपाल लौटे, अब एक संवैधानिक राजा के रूप में। नेपाल में पहली बार लोकतंत्र की हवा चली। तो क्या भारत ने सही किया, या क्या ये मौका था नेपाल को भारत के अधिक गहरे सहयोग में लाने का? भारत ने सिर्फ मदद की पर नियंत्रण नहीं लिया। राजनीतिक रूप से न्यूट्रल बना रहा, एक बड़ा भाई बना, लेकिन कभी संघ का सदस्य बनाने की मंशा नहीं दिखाई। शायद इसीलिए नेपाल में विश्वास भी रहा और दूरी भी। भारत चाहता तो उस समय एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कर सकता था, या फिर सिक्किम की तरह एक प्रोटेक्टर स्टेट बना सकता था। लेकिन नेहरू की विदेश नीति का मूल मंत्र था दखल नहीं, सहयोग। पर क्या हर बार आदर्शवाद ही काम आता है? आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सवाल फिर उठता है, क्या भारत ने उस समय इतिहास रचने का अवसर चूक दिया? क्योंकि वही नेपाल जिसने कभी भारत में भरोसा दिखाया था, अब धीरे धीरे एक और दिशा में झुकने लगा है। और यही कहानी हमें ले जाती है चीन के बढ़ते प्रभाव की ओर। कहते हैं जब आप किसी रिश्ते में मौजूद रहते हुए चुप रहते हैं तो कोई तीसरा उसमें जगह बना लेता है। यही हुआ भारत और नेपाल के रिश्ते में। जिस नेपाल ने कभी भारत से लोकतंत्र मांगा था, जिस नेपाल की संस्कृति, भाषा और आस्था भारत से मेल खाती थी, उसी नेपाल में अब चीनी निवेश, चीनी राजदूत और चीनी सड़कें दिन ब दिन गहराती जा रही हैं। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन ने नेपाल में सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया है। रेलवे कनेक्टिविटी, हाईवे कॉरिडोर,
बांध, हाइड्रो पावर सब कुछ चीन की आर्थिक कूटनीति का हिस्सा बन चुका है। और भारत अब भी अपने भाईचारे की बात कर रहा है, जबकि चीन वहां बिल्डिंग्स खड़ी कर रहा है। 2020 में जब भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद उभरा, लिपुलेख, काला पानी जैसे इलाकों पर बयानबाजी हुई, तो सवाल उठने लगा, क्या नेपाल अब चीन के इशारों पर भारत से बात कर रहा है? राजनीति सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती, और चीन ये बात भारत से कहीं बेहतर समझता है। नेपाल में अब चीनी भाषा सिखाई जा रही है। चीनी दूतावास नेपाल की मीडिया को फंड करता है, और कई बार नेपाल के नेता भारत की जगह बीजिंग की तरफ देखकर बयान देते हैं। क्या भारत सोता रह गया, या फिर ये नेहरू के समय लिए गए उस फैसले का नतीजा है जिसने नेपाल को एक स्वतंत्र मित्र बनाकर छोड़ दिया, लेकिन रणनीतिक रूप से कभी नहीं जोड़ा? आज जब नेपाल भारत से कटा कटा सा दिखता है, तो सवाल बार बार आता है, क्या हमने एक सुनहरी मौका गंवा दिया था? क्योंकि अगर नेपाल भारत का हिस्सा नहीं भी बनता, तो क्या कम से कम उसकी नजदीकी बनाए रखना भी भारत की जिम्मेदारी नहीं थी? अब जब पड़ोसी हमारी गोद में नहीं बल्कि सीमा पार की गोद में बैठ रहे हैं, तो शायद अफसोस करना बहुत देर की बात हो जाती है। तो चलिए एक बार फिर से वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आंखें बंद कीजिए और फिर सोचिए, अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो कैसा होता आज का भारत, और कैसा होता नेपाल? शायद काठमांडू अब भारत का एक और सांस्कृतिक केंद्र होता, बनारस जैसा, उज्जैन जैसा, तीर्थ, पर्यटन और परंपरा का संगम, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग, सीमा सुरक्षा में एक साझा कवच, और दुनिया के सामने एक संस्कृति से जुड़ा रणनीतिक रूप से एकजुट भारत। नेपाल को भारत की अर्थव्यवस्था का समर्थन मिलता, भारत को नेपाल की भौगोलिक शक्ति और सांस्कृतिक गौरव, हिंदू और बौद्ध तीर्थों की श्रृंखला, हिमालय की गोद में बसे स्थायी संबंध, और एक ऐसा गठजोड़ जहां ना चीन की जरूरत होती ना किसी और दखल की। लेकिन अब जो है वो शायद अधूरा सा है। नेपाल अब भारत के नजदीक होते हुए भी दूर है। सीमाएं खुली हैं पर दिलों में संदेह, भाईचारा है पर रणनीति नहीं। और अब जब जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, तो सवाल फिर से उठता है, क्या भारत और नेपाल ने इतिहास का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया, या फिर ये अच्छा ही हुआ कि दोनों अपनी अपनी पहचान के साथ बड़े हुए? क्या संस्कृति की साझेदारी का मतलब जरूरी तौर पर राजनीतिक एकता होना चाहिए? अब फैसला आपके हाथ में है। इतिहास हमें बस संकेत देता है, लेकिन आगे की राह हमें खुद बनानी होती है। तो आप बताइए, अगर आज नेपाल भारत का हिस्सा होता, तो क्या ये दोनों के लिए बेहतर होता, या आज का अलग अलग रहना ही ज्यादा समझदारी थी? तो दोस्तों नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपको लगता है इतिहास को जानना, समझना और उस पर सोचना जरूरी है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, क्योंकि कभी कभी जो सवाल अधूरे रह जाते हैं, वहीं से इतिहास दोबारा शुरू होता है। और हाँ, प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।